नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त इंडिया 360 का है और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत मेरठ की खबर से, जहां एक रिटायर्ड कर्नल के घर से 2 लाख कारतूस, 150 हथियार बरामद किए गए। डीआरआई की टीम ने कर्नल और उसके शिकारी बेटे के घर से 1 करोड़ रुपए कैश भी बरामद किया है। रिटायर्ड कर्नल के घर डीआरआई की छापेमारी। $150 से ज्यादा अवैध हथियार बरामद। $2 लाख कारतूस की बरामदगी ने उड़ाई नींद। घर से बरामद हुआ 1 करोड़ से ज्यादा कैश। रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार बिश्नोई के मेरठ सिविल लाइंस इलाके के घर पर डीआरआई की टीम ने छापा मारा तो हथियारों के अवैध कारोबार और जानवरों के शिकार के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ सबको सन्न कर गया। रिटायर्ड कर्नल के बेटे प्रशांत बिश्नोई के नेशनल शूटर होने का भ्रम टूटने लगा। एक शूटर के घर राइफल और पिस्तौल होना आम बात थी, लेकिन किसी नेशनल शूटर के घर 150 से ज्यादा हथियार और जानवरों की खाल, सींग, खोपड़ी देखकर जांच अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तलाशी ले रही टीम के होश उड़ गए। ये बरामदगी यकीन से परे थी। वेपन्स वहाँ सीज हुए हैं। वो एक नेशनल शूटर है और शूटिंग के भी कुछ वेपन्स हैं और वो व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो कितने वेपन्स के पास उनके पास लाइसेंस है, कितने वेपन्स का लाइसेंस नहीं है, ये सीजर में डीआरआई हमको बता देंगे। जो इलीगल वेपन्स हैं हम लोग उनके खिलाफ मुकदमा लेंगे। डीआरआई ने घर से हिरन के 5 खोपड़ियां, सांभर हिरन के सींग, काले हिरन और चिंकारा के सींग, जानवर की खाल और हाथी दांत बरामद किए। करीब 150 से ज्यादा अवैध हथियार बरामद हुए। इसमें करीब 40 राइफल और पिस्टल शामिल है। मौके से 2 लाख जिंदा कारतूस और करीब 1 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया है। छापामार दस्ते ने जानवरों का 117 किलो मांस भी बरामद किया। डीआरआई के अधिकारियों का कहना है कि ये जानवरों के शिकार करने वाला बड़ा रैकेट है। साथ ही हथियारों की सप्लाई का भी काम यहाँ से होता है और इसके तार विदेश तक जुड़े हैं। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पर हमने प्रशांत बिश्नोई जी का घर सर्च किया। वहाँ पे हमें सूचना थी कि इलीगल इंपोर्टेड आर्म्स हैं रखे हुए। सर्च के दौरान हमें मिले, राइफल्स मिले, पिस्टल्स मिले, जिनके कागजात ये नहीं दे पाए। पहली नजर में घर से बरामद मांस नील गाय का बताया गया। जांच अधिकारियों ने इसके नमूने को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा है। शुरुआती तौर पर हमने इन्हीं दोनों के लिए केस बनाया है, लेकिन इसकी जो जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसको हमारे एसडीओ लेवल के वन विभाग के अधिकारी करेंगे। इस बरामदगी के बाद छापा मार रही टीम ने रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार बिश्नोई को हिरासत में लिया है, लेकिन उनका बेटा प्रशांत मौके से फरार है। पुलिस अवैध हथियारों और जानवरों के शिकार के इस रैकेट को खंगाल रही है। मुमकिन है कि अभी और चेहरे बेनकाब होंगे और कई लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। मेरठ से राम किंकर के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने दौरे के दूसरे दिन गोरखपुर में वादों की झड़ी लगा रहे थे। अफसरों को उन्होंने चेताया तो लोगों से 120 दिन के अंदर बदलाव का वादा किया। मतलब योगी पूर्वांचल के रास्ते मिशन 2019 पर निशाना साध रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री गोरखपुर में अपने पुराने पते पर पहुंचे तो आश्रम के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मठ के बाहर चिंताओं में डूबे फरियादी योगी की एक झलक पाने के लिए कतार में खड़े हो गए। अपनी अपनी मुश्किलें लेकर योगी से मिलने पहुंचे लोगों की कतार 1.5 किलोमीटर लंबी हो गई। मैं कैमरामैन से आग्रह करता हूं कि आपको दिखाए कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने मठ में हैं तो लोगों का हुजूम बाहर जमा हुआ है।
तमाम लोग योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं और अपनी शिकायत योगी आदित्यनाथ को देना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, सबकी कुछ ना कुछ शिकायत है। पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 1.5 किलोमीटर लंबी फरियादियों की लाइन में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब शामिल थे। इस कतार में हर वो इंसान था जिनका कोई सुनने को तैयार नहीं, जिन्हें हर सरकारी दरवाजे के बाहर खदेड़ दिया गया, जो अफसरों के आगे दौड़ते दौड़ते थक चुके हों। मिलने आए साहब, हमारे साथ न्याय हो, गिरफ्तार हो जाएं, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाए साहब, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाए। फिर धमकी दे रहे हैं सर, फिर धमकी दे रहे हैं, जमीन छीन लिया। पुलिस के पास गए तो पुलिस ने मदद की, पुलिस की मदद किए, लेकिन वो लोग नहीं मानते, कहते तो हम लोग आप लोग को बंद कर देंगे। मार के सुता दिया, पुल पर से दुकान पर दुकान, समियाना का छोटा मोटा दुकान धरे थे। और हमारी जमीन से लगातार कब्जा करते जा रहे, दिन पर दिन। बार बार मैं तहसील दिवस में SDM के वहाँ, जिला अधिकारी के वहाँ लगातार एप्लीकेशन देता जा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी सर कार्रवाई नहीं की जा रही है। गुंडा ये सब बने हुए हैं, सबको गिरफ्तार किया जाए और मुझे न्याय दिलाने की कृपा किया जाए सर। सबकी सिर्फ एक ही उम्मीद, कैसे भी मुख्यमंत्री की नजरें उन पर इनायत हो जाए और फरियाद लिखा कागज का टुकड़ा CM तक पहुंच जाए। मुख्यमंत्री भी आश्रम के एक कमरे में घंटों फरियादियों से मिलते रहे, तकलीफ सुनते रहे। फरियादियों की फरियाद सुन मुख्यमंत्री गोरखपुर से देवरिया रवाना हुए। दिव्यांगों को तिपहिया साइकिलें बांटी और पूर्वांचल के लोगों को आश्वस्त किया कि ये सरकार मुश्किलों का हल करने आई है। हर मुश्किल की दवा 120 दिनों में असर करेगी। ये सरकार समाधान करने के लिए आई है। यह सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए संकल्पित है। हम लोगों को जनता की समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की समस्या का समाधान करना है। देवरिया के मंच से CM योगी ने भू माफियाओं को भी जमकर हड़काया, दो टूक समझा दिया कि दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वालों के दिन लद गए हैं। जिन्होंने जमीनों पर कब्जा करके गरीब जनता के हक को मारने का प्रयास किया है, उनके दिन लग चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गरीब और किसी किसान की भूमि पर कोई माफिया कब्जा नहीं करने पाएगा, और अगर कब्जा किसी ने किया तो फिर कानून उस पर बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है। हम लोग इस मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। पूर्वांचल में सालों से सियासत करने वाले योगी इलाके की हर समस्या को जानते हैं, समझते हैं, लिहाजा लोगों को आश्वस्त किया कि अब पूर्वांचल के दिन भी बदलेंगे। गोरखपुर से शिवपूजन झा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा प्रेम और गौ माता के लिए आवाज बुलंद करने वालों को नसीहत भी दी। कहा, इरादा रखना और उसे जमीन पर उतारना दो अलग अलग बातें होती हैं। गाय प्रेम की बात करने वाले सामने आए तो गंगा की सफाई की दुहाई देने वाले अपने घर से ही सफाई की शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाय प्रेम किसी से छिपा नहीं है। योगी के लिए गाय महज एक जानवर से ज्यादा जीवन शैली और विचारधारा का आईना है। यही वजह है कि जब भी मौका मिलता है वो गौ माता की बात करना नहीं भूलते। बतौर CM गोरखपुर के दूसरे दौरे में उन्होंने साफ कर दिया कि गौ माता के सिर्फ जयकारे से काम नहीं चलेगा। गौ माता की जय बोलने से गौ माता का संरक्षण नहीं हो पाएगा, गौ माता का संवर्धन नहीं हो पाएगा। गौ माता की जय तो हम बोले, लेकिन गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी ईमानदारी से अपने स्तर पर प्रयास करें। योगी जब भी गोरखपुर के आश्रम में होते हैं तड़के गौशाला जाना नहीं भूलते। मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद लखनऊ में गौशाला से कुछ गायों को पहुंचाया गया। इसके बाद उनका गाय प्रेम एक बार फिर दिखा। इसी गाय प्रेम के चलते CM योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के संरक्षण में चल रहे जीवाश्रय गौशाला का भी दौरा किया था। गाय के अलावा योगी ने गंगा और साफ सफाई के मुद्दे पर भी लोगों की आंखों पर चढ़ा चश्मा उतारा। यूपी सरकार के मुखिया ने बताया कि गंगा मैया का जयकारा तो ठीक है, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। गंगा माता की जय कहने पर गंगा माता बच नहीं पाएगी। गंगा माता की जय हम जरूर बोले, लेकिन गंगा स्वरूप हमारे गांव के आसपास बहने वाली नदी नाले या तालाब के संरक्षण और संवर्धन के लिए उन्हें हम अपवित्र नहीं होने देंगे।
योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल की जमीन पर पहली बार यहां के ज्वलंत मुद्दे एंसेफेलाइटिस पर भी बात की और लोगों को इससे निजात दिलाने का भरोसा दिलाया। गोरखपुर से शिवपूजन झा के साथ आज तक ब्यूरो। हार पर पार्टी में मचे कोहराम के बीच अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कुमार विश्वास को अपना छोटा भाई बताया। केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा, कुमार छोटा भाई है, कुछ लोग हमारे बीच दरार दिखा रहे हैं, ऐसे लोग पार्टी के दुश्मन हैं, वो बाज आए, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। एमसीडी चुनाव में मिली करारी हार पर कुमार विश्वास ने जैसे ही अपनी पार्टी को आईना दिखाया, अरविंद केजरीवाल से लेकर उनके मंत्री भी ये मानने लगे कि उनसे गलती हुई है और पार्टी में अब बड़े बदलाव की जरूरत है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गलती मानी और आज उनके मंत्री कपिल मिश्रा भी मान रहे हैं कि एमसीडी में मिली करारी हार से हमें सबक लेने की जरूरत है। कपिल मिश्रा की माने तो पार्टी की हार पर कुमार विश्वास ने जो कहा उस पर अमल करने का वक्त आ गया है। अब ये बदलाव जो होना है ये निश्चित है, सुनिश्चित है और एक बड़ा बदलाव सुनिश्चित है। ये तो मैं आपको कह सकता हूँ, सभी विधायक यही चाहते हैं, सभी कार्यकर्ता यही चाहते हैं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यही चाहता है। जब कपिल मिश्रा से पंजाब और दिल्ली में कुमार विश्वास से प्रचार न कराने को लेकर सवाल किया गया तो उनका क्या जवाब था, ये आप खुद सुनिए। क्यों नहीं लगाया गया उसकी तो समीक्षा होगी, नहीं लगाया गया ये बात भी सबके सामने है, परिणाम भी सबके सामने है। कुमार विश्वास जी ने जो बोला वो भी सबके सामने है कि सचिन तेंदुलकर से आम आदमी पार्टी ने फील्डिंग कराई है जबकि बैटिंग करानी चाहिए थी। तो कोई बात नहीं, अब तो परिणाम हो गया ना, अब परिणाम भुगत लिया सब लोगों ने। अब उसके क्या क्या कारण रहे हैं, उसमें कौन लोग जिम्मेदार रहे हैं, वो भी सोचने की बात रहेगी और उसके ऊपर सोचा जाएगा, ये अरविंद केजरीवाल जी ने बोला। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा से पहले कल केजरीवाल ने खुलेआम स्वीकारा था कि पार्टी से एमसीडी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में गलती हुई। केजरीवाल ने अपने ट्विटर पोस्ट पर लिखा, बीते 2 दिनों में मैंने कार्यकर्ताओं और वोटरों से बात की, हमसे गलतियां हुई हैं और हम उन पर आत्मचिंतन कर उन्हें सुधारेंगे। अब बहाने बनाने की नहीं, काम करने की जरूरत है। केवल एक चीज स्थिर है और वो है बदलाव। अब केजरीवाल और उनके मंत्री जो भी सफाई दें, सच्चाई तो यही है कि एमसीडी में हार के बाद केजरीवाल को पार्टी के अंदर बगावत का डर सताने लगा था। रही सही कसर पार्टी के सबसे पुराने नेता कुमार विश्वास ने पूरी कर दी, केजरीवाल को आईना दिखाकर। आज तक से बातचीत में कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर सीधे सीधे हमला बोलते हुए कहा था कि हार के लिए ईवीएम पर दोष मढ़ना गलत है। कुमार विश्वास ने कहा कि हम इसलिए हारे क्योंकि लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हमें बहाने ढूंढने के बजाय इसकी समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ियां हैं, उनमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनके लिए अलग चैनल्स हैं, चुनाव आयोग है, कोर्ट है, हम जा सकते हैं। लेकिन हम ये तय करें कि हम जंतर मंतर से लड़ने किससे चले थे, करप्शन से, कांग्रेस से, मोदी से या ईवीएम से? क्या चुनाव सुधार का आंदोलन हम चलाएं? अब इस पर भी विचार किया जा सकता है। कार्यकर्ता बता दें, विधायक लोग बता दें, देश बता दे, पार्टी बता दे। देर से ही सही केजरीवाल और उनके करीबी नेताओं को इस बात का एहसास हो चला है कि अगर समय रहते सर्जरी नहीं की गई तो अगली बार विधानसभा चुनाव में उनके लिए सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। मणिदीप शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। इस बीच पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने कुमार विश्वास पर आरोप लगाया है कि कुमार पार्टी का संयोजक पद हड़पना चाहते हैं। कुमार विश्वास जी आम आदमी पार्टी को हड़पना चाहते हैं, जिस तरह से योगेंद्र यादव जी हड़पना चाहते थे, वो भी कन्वीनर बनना चाहते थे। तो कुमार विश्वास जी विधायकों को अपने घर बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं हमारे विधायकों से कि भाई मुझे कन्वीनर बनाओ, और नहीं तो अगर बना सकते तो भाई बीजेपी में चलो। बीजेपी वाले हर एक विधायक को 30 करोड़ रुपए देने को तैयार है, मेरी उनसे बात हुई है। तो ये बात हमें खुद विधायकों ने बताई। यह खबर दिल्ली से है। दिल्ली एमसीडी में बम्पर जीत के बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने झुग्गी बस्ती का आज दौरा किया। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के साथ मनोज तिवारी एक गरीब मजदूर के घर गए और उसी के घर भोजन भी किया। चुनाव से पहले नेताओं का झुग्गी बस्तियों में जाना, किसी गरीब परिवार के घर खाना खाना कोई नई बात नहीं, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब चुनाव में जीत के बाद कोई नेता झुग्गी बस्ती पहुंचकर किसी गरीब के घर भोजन करता है। एमसीडी चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जब बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के साथ दिल्ली के सूरज पार्क की झुग्गी बस्ती पहुंचे तो हर कोई हैरान रह गया।
तंग गलियों से गुजरते हुए मनोज तिवारी जब इस छोटे से घर में पहुंचे तो परिवार वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। नाश्ता बहाना है, मकसद समस्याओं का नोट्स बनाना और उसको सुलझाना है। दिल्ली सरकार को भी साथ बिठाना है और समन्वय से दिल्ली की परेशानियों को सुलझाना है। छोटे से कमरे में माता पिता, पत्नी और बच्चे के साथ रहने वाले मजदूर राजन मनोज तिवारी को देख फूले नहीं समा रहे थे। राजन की पत्नी संजना को पता था कि मनोज तिवारी को लिट्टी पसंद है, लिहाजा उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। देखिए किस तरह मनोज तिवारी विजेंद्र गुप्ता के साथ लिट्टी का मजा ले रहे हैं। लिट्टी खाते खाते संजना सिर पर पल्लू डालकर मनोज तिवारी से बातें करती रही और उन्हें अपनी समस्याएं बताती रही। कुछ उन्होंने बोला था हमारे लिए जो सादा भोजन होती है वही हम खाते हैं, वही बनाइए। लिट्टी के बाद मनोज तिवारी को लंच में चावल, दाल और सब्जी भी परोसा गया। गरीब राजन के घर का खाना खाने के बाद झुग्गी बस्ती से निकलते हुए मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना भी साधा। जितना देर वो लोग शपथ दिलाने में अपने लोगों को कि भाग न जाएं लगा रहे हैं, उतना देर इस समय झुग्गी झोपड़ी अनऑथराइज्ड क्लस्टर में लगा दें तो लोगों की जान माल की रक्षा हो। ये पहली बार नहीं है जब मनोज तिवारी ने दिल्ली में झुग्गी बस्ती का दौरा किया है। साफ है एमसीडी चुनाव के बाद अब मनोज तिवारी की नजर दिल्ली में अगले विधानसभा चुनाव पर है। अभिषेक आनंद के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। अप्रैल महीने के जाते जाते देश के दूसरे हिस्सों में गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल मौसम ने अचानक से करवट ली। अप्रैल के मौसम में सर्दी का एहसास हुआ, बर्फबारी हुई और अचानक हुई बर्फबारी से स्थानीय लोग ठंड से ठिठुर गए तो पर्यटकों को तो मानो बिन मांगे मुराद मिल गई हो। और यह हालत है, कौन कहेगा कि अप्रैल का महीना है। हिमाचल की तस्वीरें जहां सड़कों पर बर्फे चारों तरफ अचानक से बर्फ गिरनी शुरू हुई और बर्फबारी ने मौसम को न सिर्फ बेहद ठंडा, खुशगवार, खुशनुमा कर दिया, पर्यटकों के लिए